तो शिक्षा के इस लक्ष्य के दृष्टि से देखते हैं ना जब, कि शिक्षा की वस्तु क्या होनी चाहिए, तो ये समझ में आता है कि एक गोल जिस पर भाई साहब बार बार बात कर रहे हैं, वो गोल ये है कि सुविधा की ज़रूरत होनी चाहिए। मैं सभी पढ़े लिखे लोगों के लिए एक सवाल और पूछ देता हूँ, ठीक है? ये अच्छी बात है कि सुविधा की ज़रूरत होनी चाहिए, और अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो आज के देश के टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं ना, उन सब के बच्चों से भी हम लोगों ने पूछ के देखा कि ये सारी पढ़ाई कर रहे हो, लक्ष्य क्या है? ठीक है, एज यूजुअल उत्तर सबको पता है, नौकरी। ठीक, किस लिए पढ़ रहे हैं? तो नौकरी। नौकरी नहीं मिले तो कौन पढ़ना चाहेगा? लाख में एक बच्चा ना मिले जी पढ़ने वाला। बड़े से बड़े कॉलेज में देख लीजिए और छोटे से छोटे जगहों पे देख लीजिए, कौन मिलता? तो नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने अगला सवाल ये पूछा कि अच्छा ये बताओ कि कितने लाख की नौकरी लग जाए तो तृप्ति मिल जाएगी? इस प्रश्न का भी कोई उत्तर नहीं है। ठीक, इस प्रश्न का यही उत्तर है कि हमारे बगल वाले से 2 लाख ज़्यादा की लगनी चाहिए। इतना ही उत्तर है। और थोड़ा भी बारीकी से देखेंगे तो ये अपने आप में गोल उत्तर है कि आपका 5 तो मेरा 7, मेरा 7 तो आपका 9। ये कहाँ जाके रुकेगा? कहीं नहीं। लीड्स नोवेयर। तो ये जो हो भी सकता था ना, सुविधा से जो एक ज़रूरत हो सकती थी पूरी आदमी की समृद्धि की, प्रोस्पेरिटी की, वो ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पाती क्योंकि सुविधा की आवश्यकता की पहचान ही नहीं हो पाती हमको। ये जो प्रोस्पेरिटी या समृद्धि जिसको कहते हैं ना, बहुत सामान्य भाषा में हम लोग उसको परिभाषित करते हैं कि मेरे पास मेरी आवश्यकता से अधिक है, ये भाव समृद्धि है। कि जब कभी भी मुझे लगता है कि सुविधाएं मेरे पास मेरी आवश्यकता से अधिक हैं, ये भाव समृद्धि है। और जब कभी भी मुझे ये लगता है कि मेरे पास मेरी आवश्यकता से कम सुविधा है, वो भाव दरिद्रता है, डिप्रीवेशन। कि नहीं? तो ये जो मेरे पास मेरी आवश्यकता से अधिक है ना, और इसका सिंपल इंडिकेटर है, देखिए मतलब भाव क्या है वो तो अभी बताता हूँ थोड़ा और कि कैसे पूरा हो सकता है। और इसकी पहचान बहुत सिंपल है। जब कभी भी मुझे लगता है कि मेरे पास मेरी आवश्यकता से अधिक है, तो जो अधिक हमारे पास होता है उसको हम अपने साथ वालों के साथ शेयर करने की, बांटने की सोच पाते, देने की सोच पाते। जब कभी भी मुझे लगता है कि मेरे पास मेरी खुद की ज़रूरत नहीं पूरी हो पा रही है, तो कहाँ किसके पॉकेट से निकाल के ले आए, ऐसा भाव उठता है कि नहीं? ये बात ठीक है कि नहीं है? तो समृद्धि को ठीक से देखेंगे ना कि मेरे पास मेरी आवश्यकता से अधिक है, ये भाव आने के लिए 2 चीज़ जरूरी है। पहला है आवश्यकता की ठीक ठीक पहचान होना, फिर दूसरा है उसकी अधिक, उस जितनी आवश्यकता की पहचान हुई हमारी, उससे अधिक की हमारे परिवार में उपलब्धि हो पाना। दुर्भाग्य ये है अभी हम सब का कि ये सारी नौकरी, पढ़ाई और सुविधा में लगे होने के बावजूद भी कितनी सुविधा हमको चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर भी शिक्षा आज के दिन हमको नहीं दे पाती। बल्कि अगर पढ़ाती है तो ये कि आवश्यकताएं अनंत हैं और साधन सीमित है कि नहीं? पढ़े कि नहीं? इकोनॉमिक्स में सिद्धांत पढ़ाया जाता है, ठीक है? अगर आवश्यकताएं अनंत हैं और साधन सीमित है तो इससे एक आदमी, हर आदमी का तो छोड़िए, एक आदमी का भी जरूरत पूरा नहीं हो सकता, इसका गारंटी है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं अगर शिक्षा से जो एक समृद्धि हो भी सकती थी ये सुविधा से, वो संभावना भी समझदारी के अभाव में खत्म हो जाती है, क्योंकि हम सुविधा की आवश्यकता को ही ठीक ठीक पहचान नहीं पाते कि मेरी ज़रूरत क्या है। और अगर उसकी पहचान नहीं हुई तो घर में कितनी भी सुविधा इकट्ठी हो जाए, पूरे संसार के लोगों को लग सकता है कि आपके पास बहुत अधिक है, आपको नहीं लगता है, ठीक? हमको नहीं लगता है। अगले को लग सकता है कि ये 10 पीढ़ी खा के भी इसका ख़त्म नहीं होगा, ठीक? हमको नहीं लगता। हाँ, किसी भी नाम को आप ले लीजिए, कुछ खास फर्क नहीं है, ठीक है? कई सारे लोग हो सकते हैं, मैं किसी के ऊपर स्पेसिफिक नाम पर कमेंट नहीं करूंगा। मैं इतना ही बात कहूंगा कि मुख्य मुद्दा जो है वो आवश्यकता को पहचान करके उससे अधिक को सुनिश्चित करने का है। ये आप चाहते हैं कि नहीं, ये भी आप ही देख लीजिए, मैं ये उत्तर भी आपको नहीं दूंगा,
ठीक, आपको अपनी आवश्यकता से अधिक सुविधा चाहिए कि नहीं, ये प्रश्न आप अपने से पूछ के देख लीजिए। और अगर ये चाहिए तो उसके लिए आवश्यकता की पहचान होनी जरूरी है कि नहीं, ये प्रश्न भी आप अपने से पूछ के देख लीजिए। और जो उत्तर आए अपना तो सुनिएगा ना भाई, हमारा मत सुनिए, किसी और का मत सुनिए अपना तो सुनेंगे ना जी, कहाँ जाएंगे। आप हमसे भाग के तो कहीं जा सकते हैं, इस हॉल से भाग के कहीं जा सकते हैं, अपने आप से भाग के कहाँ जाएंगे। चंद्रमा पे भी चले जाएं तो पीछा तो नहीं छूटेगा ना। तो एक मुद्दा जो है ना, शिक्षा का जो एक लक्ष्य है वो हर व्यक्ति में समृद्धि को सुनिश्चित करना है, जिसका मतलब है सुविधा की, आवश्यकता की ठीक ठीक पहचान हो सके और उससे अधिक को सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास स्किल्स हो सके, टेक्नोलॉजी हो सके, तकनीकी हो सके। तो मैं तकनीकी के पक्ष में हूँ, मैं स्किल्स के पक्ष में हूँ। मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से होना चाहिए। और आज के दिन देखेंगे तो उसकी कमी हो गई है समाज में। बल्कि आज के दिन की स्थिति तो ये हो गई है कि अगर पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिले ना तो किसी काम के नहीं बचते। ठीक है, और मैं खुद उसमें से एक हो रहा हूँ। मैं जब 12th किया, दो उदाहरण मैं अपना ही बताता हूँ। मैं जब 12th किया और IIT में एडमिशन हो गया 2003 में, तो ये सोचे कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए भाई, नौकरी वोकरी तब मिल ही जाएगी यहाँ आने के बाद, ये तो सबको मिलती है तो हमको भी मिलेगी, क्या करें। अपने में जब सारे स्किल को पलट के देखने गया कि क्या कर सकता हूँ समाज के लिए, तो एकमात्र दिखा कि हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। दूसरा कोई काम नहीं आता था जी हमको जो हम समाज के लिए बेहतर कर सकें। मैं तो अपने उदाहरण से बता रहा हूँ कि सिर्फ एक चीज़ आती थी कि बच्चों को पढ़ा सकें। तो हमने बच्चों को गणित, विज्ञान ये सब कुछ कुछ पढ़ाना शुरू किया और वहाँ से शिक्षा में थोड़ी रुचि बढ़नी शुरू हुई, नज़दीक से देख पाया बहुत सारी चीज़ों को। दूसरा उदाहरण इसका ये है कि जब हमारी IIT की पढ़ाई पूरी हो गई ना, तो कानपुर में एक संस्थान है जहाँ हम लोग रहते हैं और ये सारे काम करते हैं। तो सारे इंजीनियर हैं हमारे यहाँ, कंप्यूटर इंजीनियर भी हैं, केमिकल इंजीनियर भी हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हैं, मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं। कोई इंजीनियरिंग नहीं होगा जिसके बंदे अपने साथ नहीं हैं। ठीक, और टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए। उसके बाद भी अपना रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब हमारा इन्वर्टर ख़राब हो गया, ठीक है जब हमारा पंखा नहीं चलता था क्योंकि उसका कंडेंसर ख़राब हो गया, ठीक, तो हमको कंडेंसर का सारा थ्योरी पता था, ठीक है, लेकिन बदलने नहीं आता था पंखा खोल के कि हम कंडेंसर बदल लें। ये हालत थी हमारी बीटेक करने के बाद का, बता रहा हूँ आपको। 4 साल पूरा होके जब डिग्री एक हाथ में थी तब ये दशा थी हमारी। ये बात और है कि अब पिछले 10-12 सालों में धीरे धीरे मेहनत करके कुछ वो भी सीख लिए हैं, बट पढ़ो लिखों की हालत तो ऐसी है आज के दिन। ठीक, तो स्किल्स हो, टेक्नोलॉजी हो, मैं उसके बिल्कुल पक्ष में हूँ, लेकिन वो एक ज़रूरत है, शिक्षा का एक भाग है। शिक्षा के एक दूसरे भाग को देखेंगे तो जो मुद्दा मैंने उठाया कि ये दूसरे मनुष्य के साथ संबंध पूर्वक जीने की शिक्षा, ये शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं सबसे ये बात कहता हूँ कि आपने 1 महीना पहले इस दिन क्या नाश्ता किया होगा आपको याद नहीं होगा। ठीक, आपने 1 महीना पहले इस दिन खाना लंच क्या किया होगा, डिनर क्या किया होगा, कपड़े क्या पहने होंगे, ये आपको नहीं याद होगा। ठीक, लेकिन साल भर पहले भी किसी ने गाली दे दी होगी, किसी से झगड़ा हो गया होगा, ठीक है, तो अभी भी वो याद आता होगा तो ऐसा लगता होगा जैसे कल की घटना है। ठीक, और वापस जो है मन उतना ही उबलना शुरू हो जाता है, भले वो सामने वाला व्यक्ति नहीं हो, घटनाएं नहीं हो रही हो, परिस्थिति नहीं हो रही हो, लेकिन वो दुख उतना ही शुरू हो जाता है। ये जो संबंध की शिक्षा है, ये जो व्यवहार की शिक्षा है, ये जो मनुष्य के साथ परस्परता में जीने की शिक्षा है, ये शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इसके अभाव में आज के दिन जिंदगी का बहुत बड़ा दुख है हमारा। और क्या पढ़े लिखे क्या अनपढ़, सब घरों में ये बराबर दिखाई देता है। बल्कि कई मामलों में जो दीदी लोग कह रही थी आगे कि अनपढ़ लोग तो फिर भी किसी तरह से चला ले रहे हैं, पढ़े लिखो घर में चलना और कठिन हो गया है। ठीक, अब तो ज्वाइंट फैमिली छोड़िए जिसमें दादा चाचा बुआ ये सब रिश्ते हुआ करते थे, अब तो अपने माँ बाप को भी छोड़िए, पति पत्नी और बच्चे भी ठीक से जीते हुए परिवार दिख जाएं, पूरी दिल्ली में मुश्किल से ढूंढ के 2-4 मिलेंगे। बाकी तो छोड़िए, अब इससे छोटा तो नहीं हो सकता ना जी। अब पति पत्नी बच्चे से छोटा में कहाँ ले जाइएगा उसको, अब इससे छोटा क्या करिएगा जी। तो ये स्थिति दिखती है।
तो संबंध की शिक्षा, व्यवहार की शिक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अभाव में हम जिंदगी का बहुत सारा दुख झेल रहे हैं। मैं बार बार ये बात को भी कहता हूँ कि आप अपने अभी भी देखिएगा कि किन किन चीज़ों से आपको दिन भर में दुख होता है, परेशानी होती है। रात में बैठ के कभी एक बार लिस्ट बना के देखिए कि इस महीने या इस साल में किन किन चीज़ों से परेशान हुआ। ज़्यादातर समय आपको दिखेगा कि ये आपके नज़दीकी अपने लोग हैं, ठीक है, जो आपकी परेशानी के मुख्य कारण हैं और जिनके आप मुख्य कारण हैं। ठीक है, ठीक है। ये कोई अमेरिका वाले, चीन वाले तो कभी कभी हमारे आपके दुख का कारण बनते होंगे जी। कि नहीं? तो मैं और विस्तार नहीं करता इसको, लेकिन शिक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है। शिक्षा का जो एक तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि एक मानवीय समाज कैसा हो, एक मानवीय व्यवस्था कैसी हो, उसके स्वरूप की हम सबको ठीक ठीक समझ हो और हम उसमें भागीदारी कर सकें। क्योंकि कोई भी आंदोलन जैसे परिवर्तन की बात तो तब शुरू होती है जब सही अर्थों में व्यवस्था स्थापित नहीं हो। मैं पिछले बार भी किसी सत्र में ये बात कह रहा था कि अगर सही अर्थों में मानवीय व्यवस्था हो तो हम उसको बदलना नहीं चाहेंगे, बल्कि उसको हम और पुष्ट करना चाहेंगे और संवर्धित करना चाहेंगे और आगे बढ़ाना चाहेंगे, कि नहीं? पिताजी ने कुछ अच्छी विरासत दी होगी हमको, तो उसको आगे बढ़ाएंगे कि उसमें आग लगाएंगे? तो ये दिखता है कि मानवीय व्यवस्था का स्वरूप क्या हो, इसकी ठीक ठीक समझ होना और उसके जो शिक्षा का आयाम है, स्वास्थ्य का आयाम है, उत्पादन का आयाम है, विनिमय का आयाम है, न्याय का आयाम है, ये सभी एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम एक शिक्षा दे करके बच्चे को तैयार कर दें, 21 साल, 22 साल, 25 साल में बाहर निकाल के भेज दें, अब उसको जीना तो इसी समाज में है ना। अगर वहाँ उसको जीने के लिए अनुकूल अवसर नहीं दिखता, परिस्थिति नहीं दिखती, उन प्रतिकूल परिस्थितियों में वो रास्ता कैसे निकाल सके ये उपाय नहीं आता, तो क्या करेगा बच्चा कुंठित होने के अलावा? तो इस इंटीग्रेटेड ढंग में एक मानवीय समाज का, मानवीय व्यवस्था का स्वरूप क्या हो और आज की परिस्थिति में जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से कैसे कदम दर कदम हम रास्ता निकाल सकते हैं, इस बात की शिक्षा की भी उतनी ही ज़रूरत है। ये सब के साथ देखेंगे तो एक शिक्षा जो और महत्वपूर्ण है आज के दिन, वो है स्वास्थ्य की शिक्षा। और जब मैं स्वास्थ्य की शिक्षा कहता हूँ तो उसका मतलब कोई बीमारियों के इलाज की शिक्षा नहीं, ठीक है? ये अंतर भी समझ लेना बहुत ज़रूरी है। मैं सबसे ये सवाल पूछता रहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं? आप बार बार बीमार पड़ें, किडनी खराब हो, लीवर खराब हो, हार्ट खराब हो, ठीक है, फेफड़ा खराब हो, दिमाग में दर्द शुरू हो जाए और आप डॉक्टर के पास जाएं, 15 दिन वहाँ भर्ती रहें, इलाज कराएं, लौट के घर आ जाएं, फिर 6 महीना बाद बीमार पड़ें, फिर जाएं, फिर यही प्रक्रिया अपनाएं, ठीक? ये हम चाहते हैं या हम स्वस्थ होकर के अपने घर परिवार में ठीक से जी सकें, समाज में ठीक से भागीदारी कर सकें, ये चाहते हैं, ठीक? तो ये समझ में आता है कि स्वस्थ रहना बीमारियों का इलाज करना नहीं है। तो स्वस्थ रहने का क्या मतलब है उसको ठीक ठीक समझने की ज़रूरत है। और उसके लिए हमारा आहार विहार कैसा हो, हमारा रहन सहन कैसा हो, हमारा सोना जागना, हमारी दिनचर्या, हमारे रूटीन, जो चीज़ें हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, जिनसे हमारा स्वास्थ्य बनता है या बिगड़ता है, उसको ठीक ठीक समझने और जीने की ज़रूरत है। मैं सबको कहता हूँ, आपकी कार हो पेट्रोल वाली और आप उसमें डीजल भराएं सुबह शाम, कितने दिन कार चलेगी? 10 दिन 15 दिन में इंजन सीज हो जाएगा कि नहीं? घंटे भर में। हमारा शरीर तो कम से कम उससे कई गुना अच्छा मशीन है जी, जो नहीं खाना है वो भी खाए जा रहे हैं, फिर भी सालों साल चल रहे। ठीक कह रहे हैं? तो अभी देखेंगे इतना अत्याचार के बावजूद हमारा शरीर टिका हुआ है, आश्चर्य से कम नहीं है जी, ठीक है, कम नहीं है। तो ये स्वस्थ रहने का पूरा विधि प्रक्रिया को ठीक ठीक समझना और उसको जी पाना, ये शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। और ये सब के साथ देखेंगे ना, तो एक आदमी जो ये सारा इतना कुछ कर रहा है, अगर हम खुद ही अपने मन में अंदर तनाव में हैं, परेशान हैं, कन्फ्यूज्ड हैं, डिप्रेस्ड हैं, ठीक, एंग्जाइटी में हैं, चिंता में हैं, अपने अंदर उलझन चल रही है,
तो संसार की बाहर की सारी वस्तुएं आपको अनुकूल मिल जाएं, फिर भी आपका दुख खत्म नहीं होने वाला, कि नहीं? तो अपना मन कैसे ठीक रह सके, अपना विचार कैसे समस्या के बदले समाधान के अर्थ में चल सके, अपना भाव कैसे द्वेष और विरोध होने के बदले संबंध, स्नेह, विश्वास, सम्मान और प्रेम जैसी चीज़ें हो सके, और कैसे जो बात पवन जी पहले कह रहे थे कि हमारी दृष्टि ठीक हो सके, जिसके आधार पर हम चीज़ों की ठीक ठीक समझ अपने में विकसित कर सकें। शिक्षा का एक बड़ा हिस्सा वो भी है, जहाँ मनुष्य अपनी दृष्टि को ठीक कर सके, अपने समझ को ठीक कर सके, अपने भाव को ठीक कर सके, अपने विचार को ठीक कर सके और अपने अंदर तृप्ति का, संगीतमयता का अनुभव कर सके। अगर अपने अंदर ही वो तृप्ति नहीं मिल रही तो बाहर की चीज़ें कितनी भी अच्छी कर ले, कुछ ज़्यादा काम नहीं आती। लेकिन मैं फिर से ये बात कहूँगा कि इसका ये मतलब नहीं है कि बाहर अच्छा नहीं करें। मैं बाहर खराब करने के पक्ष में नहीं हूँ, बाहर अच्छा करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अंदर अच्छा करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मैं दिस और दैट में बात नहीं कर रहा हूँ कि ये करें कि वो करें, मैं तो दिस एंड दैट में बात कर रहा हूँ। और ये प्रश्न आपको जांचने परखने के लिए छोड़ देता हूँ कि दो में से किसी एक को चुनना हो तो क्या चुने। और जब मैं समझ की शिक्षा कहता हूँ तो उसका मतलब है सही क्या है, गलत क्या है, उसका विवेक हो सके, उचित क्या है, अनुचित क्या है, उसका विवेक हो सके, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, उसका विवेक हो सके, उसकी हमको ठीक ठीक पहचान हो सके। तो शिक्षा के ब्रॉड कंपोनेंट को देखेंगे ना, तो ये दिखता है कि सुविधा के अर्थ में शिक्षा, संबंध पूर्वक जीने के अर्थ में शिक्षा, समाज और व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में शिक्षा, स्वास्थ्य के अर्थ में शिक्षा, और अपने मन को, अपने जीवन को, अपनी जीवन की जो क्रियाएं हैं, समझ की, भाव की, विचार की, उसको व्यवस्थित रख पाने की शिक्षा। इतना पूरा फैलाव दिखता है शिक्षा का। और मैं शिक्षा पर बार बार इसलिए भी जोर देता हूँ कि एक अच्छी बात आज के दिन जब समाज में देखता हूँ ना, तो ये दिखता है कि पिछले सालों की मेहनत में ये तो हो गया है कि शिक्षा की आवश्यकता को हम सब ने स्वीकार लिया है। गरीब से गरीब माँ बाप भी, उनके घर का खर्चा भले बाकी सब वो कटौती कर लें, लेकिन बच्चे की सारी फीस, 2 मिनट बस, बच्चे की सारी फीस और बाकी सारी चीज़ों को वो आज भी सबसे प्रायोरिटी पर भर रहे हैं। आपके घर में जो काम करने के लिए भी महिलाएं आती हो ना, जिनकी सैलरी सबसे कम भी होती होगी, उनको भी आप लौट के देखिए कि उनके घर का सबसे बड़ा हिस्सा किस में खर्च हो रहा है, शिक्षा। तो फीस दी जा रही है, ड्रेस पहनाया जा रहा है, एसी बस के इंतजाम किए जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज सब बन के बिल्डिंग खड़े हैं, कुर्सी टेबल सब लग गए हैं, ठीक। तो वो सब के बीच में शिक्षा की वस्तु ठीक की जाए कि नहीं की जाए, ठीक। और जितनी भी समस्याएं समाज में आदमी दिखते हैं, चोरी की, डकैती की, हत्या की, बलात्कार की, भ्रष्टाचार की, आतंकवाद की, यू नेम इट, ठीक। ये सारी समस्या जो आज के दिन पैदा कर रहे हैं, वो 10 साल, 12 साल, 15 साल शिक्षा में लगाए हुए लोग हैं। तो अगर व्यवस्था में ये समस्या दिख रही है तो मैं इसको शिक्षा की विफलता मानता हूँ कि हम उस काम को नहीं कर पा रहे हैं जो हमको वहाँ करना चाहिए था, करना चाहिए। तो ये व्यवस्था में सारे बदलाव की बात तो तब शुरू होती है जब जो इस बात का प्रमाण होता है कि शिक्षा फेल हो गई। क्योंकि अगर शिक्षा से हमने वो सभ्य और जिम्मेदार नागरिक बना ही दिए होते तो फिर बात क्या थी। तो मैं एक शिक्षक होने के नाते उस फेल्योर की जिम्मेदारी को स्वीकारता भी हूँ, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि जितनी भी फेल्योर की जब मैं बात करता हूँ तो ये शिकायत के लिए नहीं करता। ये सारे फेल्योर को मैं 2 तरह से देखता हूँ। एक ये कि इसमें से जो चीज़ें हमको आज के दिन शिक्षा से नहीं मिल पाई उसको हम स्वयं प्रयास करके आज के दिन ग्रहण कर लें, और दूसरा मैं ये देखता हूँ कि हमारी अगली पीढ़ी को ये शिक्षा ठीक ठीक मिल सके, उसमें हमारी क्या भूमिका, भागीदारी हो सकती है, ताकि जो सफ़र हमको करना पड़े वो अगली पीढ़ी को नहीं करना पड़े। लोग बार बार हमसे ये भी कहते हैं कि ये इतनी सारी कठिनाइयों के बीच कैसे चीज़ें हो सकती हैं, इतना बड़ा संसार है, ऐसे लोग हैं, और 10 तरह की बातें आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से। मैं सबको एक ही बात कहता हूँ, आज के दिन हम सबके हाथ में मोबाइल है। मैं जब IIT कानपुर गया था 2003 में ना, तो हमारे जो कंप्यूटर थे उसमें 40 GB का हार्ड डिस्क होता था तो हम बड़ी बात मानते थे, 512 MB का रैम होता था तो हम बड़ी बात मानते थे। आज के दिन जो आपके हाथ में स्मार्टफोन है ना, उसमें 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB के हार्ड डिस्क और 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB के रैम है।
तो जो हमारा कंप्यूटर था उस समय, उसका 10 गुना ज़्यादा आज के दिन आपके हाथ के मोबाइल में। आप इस एक मोबाइल को देखेंगे ना, तो आज से 25 साल पहले के कम से कम 50 इंस्ट्रूमेंट को इसने रिप्लेस कर दिया। कैमरा अब आपको अलग से रखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। ऑडियो के लिए जो गाने सुनने के लिए ट्रांजिस्टर और बाकी सेट रखे जाते थे, आज के दिन अलग से रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नोटपैड आज के दिन अलग से रखने की ज़रूरत नहीं है। आप लिस्ट बनाइए, अलार्म आज के दिन अलग से रखने की ज़रूरत नहीं है। 200 चीज़ों की लिस्ट बनेगी। आज से 100 साल पहले अगर कोई कहता कि ये एक मोबाइल जैसा डिवाइस हो सकता है जिससे 7 समंदर पार आप लोगों से उस तरह से बात कर सकते हैं जैसा कि कोई सामने खड़ा हो, और उतना साफ साफ चेहरा भी देख सकते हैं उसका, तो अगला कहता पागल हो गया कि नहीं है? 100 साल पहले ही ये बात होता तो कहता पागल हो गया। और देखिए अगर सिंसियरली कि कितने दिनों में काम हुआ है, तो मुझे लगता है भारत में जो पहले मोबाइल आए होंगे वो 94-5 के आसपास होंगे। तो अभी टोटल मिला करके 27-28 लेस देन 30 ईयर्स हुआ है। और आप गांव, गली, शहर, मोहल्ला कहीं चले जाइए, हर जगह आपको मोबाइल दिखेगा और ये सारे फंक्शंस दिखेंगे। 2 साल का बच्चा भी आज के दिन मोबाइल यूज़ कर लेता है। हम अपने घर के बच्चों को देख रहे हैं, बढ़िया अपना गूगल खोलते हैं, ऑडियो ऑन करते हैं और कहते हैं बच्चों के गीत सुनाओ, वो लिस्ट खुल जाता है एक लंबी सी। तो जब 30 साल हमारे आपके संयुक्त प्रयास से ये काम हो सकता है, तो ये जो आदमी में परिवर्तन का काम है, जिसको हम आप चाहते ही कि परिवर्तन हो। कौन चाहता है कि हमारे साथ चोरी हो? कौन चाहता है हमारे साथ डकैती हो? कौन चाहता है कि व्यवस्था में अत्याचार और भ्रष्टाचार बना रहे? हमको तो आज तक एक आदमी नहीं मिला, ठीक है। और आप भी सर्वे करके देख सकते हैं। तो जो ये चाहना नहीं है हम सबकी, वो भी हम फलित नहीं कर पाए, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ज़रूरत है तो सिर्फ एक बात की, वो है सामूहिक प्रयास। है ना जी, हमारे यहाँ कहते हैं कि बेईमान से बेईमान जो व्यापारी होता है वो भी अपना मुनीम ईमानदार ढूंढता है। तो मैं यहाँ पर अपनी बात को रोकता हूँ और मैं सिर्फ लास्ट बात इतना ही कहूँगा कि मुझे लगता है किसी भी बड़े स्केल के समाज के परिवर्तन के लिए समाज का सामूहिक एफर्ट होना जरूरी है। व्यष्टि प्रयास से व्यष्टिगत उपलब्धि हो सकती है, लेकिन समष्टि उपलब्धि के लिए तो समष्टि का ही प्रयास चाहिए। प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। बहुत अच्छा श्याम भाई, बहुत बढ़िया। सभी को परिचय मिल गया श्याम भाई का? अभी 10 मिनट के लिए चाय बाहर तैयार है, आप चाय ब्रेक कर लीजिए। मैं जानता हूं आपका मन और भी सुनने को है और लोगों को सुनने को है। इसके बाद करेंगे और अगला सेशन उसके बाद शुरू करेंगे, फिर डिनर होगा बाद में। तो अभी 10 मिनट के अंदर ही आप लौट के आइए, बाहर चाय तैयार है।